आज के लेक्चर में उड़ीसा सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पीएसए की तैयारी के लिए, पोस्टमैन या एमटीएस की तैयारी के लिए, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the lock and key of post books are not surrendered by the renter to the postmaster within how many days of the expiry of the period of rent, or renting of post box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited। क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि पोस्ट बॉक्स का ताला और चाबी किराएदार द्वारा पोस्ट मास्टर को किराए की अवधि की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर सरेंडर नहीं किया जाता है, या फिर पोस्ट बॉक्स के किराए को पूर्वोक्त अवधि के भीतर नवीकृत नहीं किया जाता है, तो जमा को जब्त कर लिया जाएगा 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर 6 मंथ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, अब जो भी पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है, जब पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या करना पड़ता है रेंटर को, या तो वो पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि का नवीकरण करेगा या फिर ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को समर्पित कर देगा, सरेंडर कर देगा। कितने दिनों के भीतर उसको ये काम करना होता है, तो जब किराए की अवधि समाप्त हो जाती है, समाप्ति के 15 दिन के भीतर उसको ऐसा करना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 15 दिन के भीतर वो क्या करेगा, या तो ताला और चाबी जाकर पोस्ट मास्टर को सरेंडर करेगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है कि वो पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि का नवीकरण करेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात चलते हैं, जब भी रेंटर अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करता है या फिर अपना ऑफिस किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करता है, तो ऐसे परिवर्तन के संबंध में उसे पोस्ट मास्टर को 7 दिनों के भीतर जानकारी देनी होती है। एक 7 डेज आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे सरेंडर की बात करें 15 डेज, या फिर नवीकरण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। तो ये दोनों ही डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। Where any postal article addressed to a post box number cannot, in view of its size or for want of space in the box, be placed therein, what action will be taken by the postmaster। जहां पर पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित कोई डाक वस्तु उसके बड़े आकार के कारण या फिर पोस्ट बॉक्स में जगह की कमी के कारण पोस्ट बॉक्स में नहीं रखी जा सकती है, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी। आर्टिकल इज टू बी रिटर्न टू सेंडर, लेख को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इंटीमेशन स्लिप टू दिस इफेक्ट टू बी प्लेस्ड इन द पोस्ट बॉक्स एंड द आर्टिकल विल बी केप्ट इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या बोली गई है, उस डाक वस्तु की जगह पे पोस्ट बॉक्स में इंटीमेशन स्लिप, सूचना पर्ची रखने का इंतजाम किया जाएगा और आर्टिकल को वितरण विभाग में डिपॉजिट कर लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ही आपके पास बी आ जाएगा। इसके संबंध में आप जब भी कोई डाक वस्तु किसी पोस्ट बॉक्स नंबर को देके भेजी जाती है, लेकिन वो डाक वस्तु इतनी बड़ी है कि उसको पोस्ट बॉक्स के अंदर ना रखा जा सके, तो क्या रखा जाएगा, इंटीमेशन स्लिप उसके अंदर रखी जाती है। पोस्ट मास्टर इस चीज का इंतजाम करता है और इंटीमेशन स्लिप रखने के बाद जो वस्तु होगी उसको डिलीवरी डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। और जब भी रेंटर को उस डाक वस्तु का वितरण लेने के लिए आना हो तो वो वहां से इंटीमेशन स्लिप को साथ लेके आता है, साथ में डिलीवरी टिकट को लेके आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Official postal articles must wear the superscription when posted by government officials authorized to use service postage stamps। सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाने पर आधिकारिक डाक लेखों पर क्या लिखा होना चाहिए, ऑन सर्विस लिखा होना चाहिए, पोस्टेज पेड नोट टू बी डिटेन्ड ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, या फिर कॉन्फिडेंशियल। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भी कोई अधिकारी डाक वस्तु किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा पोस्ट की जाती है जो सेवा टिकटों का उपयोग कर सकता है, तो क्या सुपरस्क्रिप्शन आ जाएगी, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। और ऑन सर्विस वाली सुपरस्क्रिप्शन कब लिखी जाती है, जब सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए सरकारी अधिकारी के अलावा किसी अन्य के द्वारा कोई भी डाक वस्तु भेजी जाएगी तो उसके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन रहेगी, ऑन सर्विस रहेगी। तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस कब लिखी जाएगी और ऑन सर्विस कब लिखी जाएगी, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the service standard for delivery of speed post within same state? एक ही राज्य में स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सेवा मानक क्या है। 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 1 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 1 से 4 दिन है। सबसे पहले हम बात करें, अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब हो जाएगा, जब भी कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा जाता है तो उसके लिए क्या रहता है, बुकिंग से लेकर
क्या उसकी बुकिंग से लेकर उसकी डिलीवरी तक कितना समय लगेगा, वो कैसे निर्धारित होता है पहले से, कितने डिस्टेंस के लिए भेजा है या इतनी जगह के लिए इसको भेजा है, तो उसके लिए पहले से ही आपको पता होगा कितने दिनों के भीतर आपका लेख जो है वितरित हो जाएगा। अगर स्थानीय की बात करें, लोकल की बात करें, लोकल अगर आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुक करते हैं वहीं पर उसका वितरण किया जाना है तो 1 से 2 दिन के भीतर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेट्रो टू मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो टू मेट्रो आप अपना स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजते हैं, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक 1 से 3 दिन का समय लगेगा। सेम स्टेट की बात करें 1 से 4 दिन, एक ही राज्य के भीतर के लिए आपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल को भेजा है, 1 से 4 दिन में उसका वितरण हो जाएगा। वहीं पे स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल की बात करें तो वहां पे भी 1 से 4 दिन हो जाएगा, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी के लिए, और बाकी पूरे देश के लिए आपको 4 से 5 दिन का समय लगता है स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग से लेके वितरण तक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 से 4 दिन आ जाएगा। फोर्थ की सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। But is the insurance fees for retail customers of articles insured value up to rupees 200 200 रुपए तक के बीमित मूल्य की वस्तुओं के खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा शुल्क क्या लिया जाता है, 10 रुपये, 14 रुपीज़, 4 रुपीज़ या 17 रुपीज़। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो जब भी किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाती है सबसे पहले उसकी क्या की जाती है, रजिस्ट्रेशन, वो कंपलसरी हो जाती है, 17 रुपीज़ उसके लगेंगे। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाती है, अगर 200 रुपये तक इंश्योर करना है तो उसके लिए आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। आगे इसके बाद जितने भी 100 रुपये के पार्ट आते जाएंगे उनके लिए 6 रुपये इंश्योरेंस फीस लगती जाएगी, और एक्नॉलेजमेंट के लिए इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं। तो 200 रुपये तक के लिए आपको 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। फिफ्थ की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सॉर्ट्स बैग्स इंटेंडेड फॉर ऑफिसेज इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैम इज कॉल्ड एज। एक डाकघर जो किसी सीधी संचार लाइन पर स्थित होता है और जो आगे के डाकघरों के लिए थैलों को प्राप्त करता है तथा उनकी छंटाई करता है, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ट्रांजिट ऑफिस उसे कहा जाएगा, परिवहन कार्यालय उसको कहा जाता है। तो पहले भी वीडियोस में बहुत बार आ चुका है, एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, नहीं देखा तो आप जरूर वो वीडियोस भी देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बार बार हर एक वीडियो में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बार बार इसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे चलते हैं, विच सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट वर्क्स एज अ सेंट्रल बैग ऑफिस। डाक निदेशालय का कौन सा अनुभाग केंद्रीय बैग कार्यालय के रूप में काम करता है, DE, PE, O&M या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट वर्क्स एज सेंट्रल बैग ऑफिस। उसी तरह से सर्कल बैग ऑफिस होता है जिसे पोस्टल स्टोर डिपो कहा जाता है, यूनिट बैग ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस है। तो कौन किसके रूप में कार्य करेगा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। The office established at the headquarters of a postal circle and deals with unclaimed and refused articles without addresses and with undecipherable or incomplete addresses is defined as। डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित एक ऐसा कार्यालय जो लावारिस तथा मना किए हुए, बिना पते वाले या फिर अस्पष्ट या अधूरे पते वाले लेखों का निपटान करता है, उसे क्या कहा जाएगा, टाउन सब ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, नोडल पोस्ट ऑफिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुनः प्रेषण केंद्र उसे कहा जाता है। वो कैसे लेखों का निपटान करता है, जो अनक्लेम्ड है, जिनको लेने से इनकार किया जा चुका हो, जिनके ऊपर एड्रेस तो लिखा है लेकिन पढ़ने लायक नहीं है, या फिर आधा अधूरा पता लिखा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। There are 3 kinds of mail bags, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग, एंड हमें बताना है तीसरे वाला कौन सा है। तो मेल बैग जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 प्रकार दे रखे हैं, स्टेशन मेल बैग और दूसरा दे रखा है छंटाई मेल बैग। तीसरे वाला जो है वो कौन सा होगा, एयर मेल बैग, कंबाइंड मेल बैग्स या फिर ट्रांजिट मेल बैग्स या लेवल्ड मेल बैग्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 तरह के आपके पास बैग्स होते हैं, मेल बैग जिन्हें कहा जाता है, एक स्टेशन मेल बैग, दूसरा सॉर्टिंग मेल बैग और तीसरा होता है कंबाइंड मेल बैग। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। A parcel bag contains ordinary registered parcels, VP parcels and एक पार्सल थैले में साधारण पंजीकृत पार्सल, VP पार्सल और साथ में और क्या होता है, इंश्योर्ड बैग्स, स्पीड पोस्ट बैग्स, पैकेट बैग्स या फिर मेल बैग्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब भी कोई पार्सल बैग की हम बात करेंगे, पार्सल बैग जो है
तो इसमें ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल आ जाएंगे, वीपी पार्सल आ जाएंगे, इंश्योर्ड बैग, और साथ में यहाँ पे इंश्योर्ड बैग के साथ और क्या होता है, इसमें पार्सल लिस्ट होती है, और पार्सल लिस्ट में जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजे जाते हैं पार्सल मेल के, उनको यहाँ पे दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी पार्सल बैग में, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल्स, वीपी पार्सल्स, और साथ में कौन से आ जाएंगे, इंश्योर्ड बैग आ जाएंगे, बीमित थैले आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी यहाँ पे कौन से सर्कल का है, उड़ीसा सर्कल का है, तो उसी के रिलेटेड पूछा गया है। आपके सर्कल में कितने सब डिवीजन है, ठीक है, कितने डिवीजन है, ठीक है, उसके बाद कितने रीजन है, कितने रीजन्स में उसको बांटा गया, वो आप खुद करेंगे, क्योंकि गूगल पे वो आराम से आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे कि आपके इस डिवीजन का हेड कौन है, तो वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, इतने डिवीजन है, इतने सब डिवीजन है, या इतने आपके पास पोस्ट मास्टर का क्या है, या कौन किसके अंडर है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी आपको वहीं से करना पड़ेगा क्योंकि उड़ीसा सर्कल वालों का, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल दी पावर्स ऑफ ए इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेज। प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में किसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस, आइदर ए और बी, नाइदर ए नोर बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जो प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर होता है वो सिर्फ अपने, ठीक है, उसका जो स्वयं का कार्यालय होगा केवल वहीं पे वो डाक घर की अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ अपने स्वयं के कार्यालय में, बाहर नहीं, सिर्फ अपने स्वयं के कार्यालय में वो डाक घर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होता है। ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स नाइट पोस्ट ऑफिसेज विल जनरली, विस्तारित घंटों के दौरान रात्रि डाकघर आमतौर पर क्या काम करते हैं। बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल्स, बीपी लेखों सहित पंजीकृत लेखों को बुक करते हैं। आगे चलते हैं, सेल आईपीओ एंड पोस्टेज स्टैम्प्स, आईपीओ और डाक टिकट बेचते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास डिपॉजिट इनटू एसबी अकाउंट, एसबी खातों में जमा करते हैं, या फिर एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तीनों ही बिल्कुल सही है, तीनों काम नाइट पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखो, जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान बीपी लेख बुक करते हैं, पंजीकृत लेख बुक करते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर को और डाक टिकटों को बेचने का काम करते हैं, और 7 PM तक, ठीक है, शाम के 7 बजे तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने का काम भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड ऑन, चल डाकघर जो है किस दिन बंद रहते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस यानी कि चल डाकघर, संडे, हॉलीडेज, बोथ संडे एंड हॉलीडेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी डाकघर होते हैं, चाहे वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, या कोई सा भी डाकघर होगा, वो संडे वाले दिन और हॉलीडेज वाले दिन बंद रहता है। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। RMS में जो होते हैं डिविजन होते हैं, या फिर वहाँ पे मेल ऑफिस होते हैं, जो स्टेशनरी ऑफिस होते हैं RMS के, उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, सिर्फ डाकघरों की बात की गई है। डाकघरों में केवल नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, बाकी सभी प्रकार के डाकघर बंद रहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन कनेक्शन विद पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डाकघर आवर्ती जमा खाता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अकाउंट कैन बी ओपनड बाई कैश और चेक, तो RD का खाता जो आप नकद या फिर चेक के द्वारा खोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट इज ₹100 एंड अबव, मासिक जमा की न्यूनतम राशि जो है वो 100 रुपये है या फिर उससे अधिक है, यानी कि न्यूनतम जो है 100 रुपये से आप खोल सकते हैं, इससे ज़्यादा का भी खोल सकते हैं। और कैसे खोलेंगे, 10 रुपये के मल्टीपल में खुल जाएगा, 110, 120, इस तरह से आप जितने मर्जी का चाहें उतने मर्जी का खुलवा सकते हैं। अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योर क्लोज्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, जब आपने अकाउंट ओपन किया जिस डेट को, उसके 3 साल पूरे होने पर आप इसको समय से पहले बंद कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्या हो जाएगा, क्योंकि RD का अकाउंट खोला जाता है तो जिस डेट को खोला गया उस डेट से लेके 5 वर्ष पूरे होने के बाद ये मैच्योर हो जाता है। लेकिन 5 वर्ष पूरे होने से पहले आप इसको बंद करवाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन होने की डेट से 3 साल के बाद बंद
किया जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। आगे चलते हैं, फोर्थ में क्या दिया है, आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन्ड अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट आल्सो। आरडी खाते को परिपक्वता की तारीख से 10 साल तक बिना जमा किए हुए भी रखा जा सकता है, जो कि गलत है। 5 साल तक आप इसमें बिना कोई डिपॉजिट के भी इसको रख सकते हैं। अब जिस तारीख को आपका आरडी अकाउंट मैच्योर हो जाएगा उस तारीख से आगे आप डिपॉजिट इसमें नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मैच्योरिटी के बाद भी आप मैच्योरिटी वैल्यू को 5 साल की अवधि के लिए बनाकर रख सकते हैं बिना किसी डिपॉजिट के। और एक्सटेंड की बात करें, आरडी अकाउंट आप एक्सटेंड करना चाहते हैं फर्दर 5 साल के लिए उसको किया जा सकता है। तो 16 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। डी वाली ऑप्शन गलत है, बाकी सभी करेक्ट आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट MIS विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे इसको गलत, क्या अभी गलत तो हो ही जाएगा क्योंकि अभी चेंज हो गए हैं, तो इसको आपने प्रेजेंट के लिए कर लेना है। प्रेजेंट में MIS अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.4% है। कैसे दिया जाता है, मंथली बेसिस के ऊपर दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 7.1 था पहले, अभी कितना हो गया, 7.4% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प कैलेंडर वाज रिलीज्ड ऑन 2 अगस्त 2022। निम्नलिखित में से कौन सा स्टैम्प कैलेंडर 2/8/2022 को जारी किया गया था। तो हर साल जो है बहुत सारे स्टैम्प कैलेंडर जारी किए जाते हैं, गूगल पे ये भी आपको मिल जाएगा। तो 18th की सही ऑप्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी, सी आ जाएगी, जर्नी ऑफ द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के किस अध्याय में परिभाषाएं दी हुई हैं। तो अध्याय 1 में दे रखी हैं 19th की, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 4 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का नियम 4 किसकी परिभाषा प्रदान करता है। तो वॉल्यूम 5 में जो डेफिनेशन 4 है या रूल नंबर 4 है वो किसके बारे में है, सुपरिटेंडेंट के बारे में है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू जर्नल रूल्स एज टू सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सीलिंग के सामान्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग बैग्स फॉर सेल्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। सबसे पहले बोला गया है कि जनता को सलाह दी जाती है कि अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग बैग्स का उपयोग ना करें। सेकंड में बोला गया है, व्हेन सीलिंग बैग्स इज यूज्ड फॉर सेल्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स and packets, a piece of tissue or thin paper should be laid on the bags। जब अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग मोम का उपयोग किया जाता है तो मोम पर उत्तक या पतले कागज का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए। प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन द केस ऑफ आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज विच हैव फॉर सेवरल डेज टू पास थ्रू वेरी हॉट क्लाइमेट। दी गई सावधानी विशेष रूप से उन देशों के लेखों के मामले में आवश्यक हो जाती है जो कई दिनों तक बहुत गर्म जलवायु से गुजरते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। 21 की सही ऑप्शन डी आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले जनता को सलाह दी जाती है कि जब भी अपंजीकृत पत्र या पैकेट को सील करना हो तो वो बाहर से सील करने के लिए सीलिंग मोम का उपयोग कभी ना करें। सेकेंड में बोला गया है कि अगर उनको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, अगर आवश्यकता है और उनको अगर ऐसा करना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में सीलिंग बैग्स के ऊपर उनको उत्तक, ठीक है, टिश्यू या फिर पतले कागज का एक टुकड़ा जो है वो रख देना चाहिए। और ये जो सावधानी है, ठीक है, सीलिंग बैग्स के ऊपर आपको इस तरह से रख देना, ये सावधानी जो है उन डाक वस्तुओं के ऊपर विशेष रूप से लागू होती है जो फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजे जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु से होकर गुजरना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो बहुत गर्म जलवायु होने की वजह से सीलिंग बैग्स जो है वो पिघल सकती है, लेख खुल जाएगा, अन्य डाक वस्तुओं को उससे नुकसान हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर। केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाना चाहिए। पोस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स, केवल पत्रों की पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग ऑफ QMS आर्टिकल्स, पोस्टिंग ऑफ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, पोस्टिंग ऑफ लेटर्स एंड QMS आर्टिकल्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। ऐसे लेटर बॉक्स जिनके बाहर क्या लिखा हुआ हो, फॉर लेटर्स ओनली, केवल पत्रों के लिए। ऐसे लेटर बॉक्सेस में आप केवल लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही पोस्ट करने के लिए डाल सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स इज गिवन। डाक टिकट लगाने की विधि का उल्लेख डाकघर गाइड भाग 1 के किस क्लोज में दिया हुआ है? क्लोज नंबर 15, 16, 19 या फिर 23। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्लोज नंबर 23 में इस चीज के बारे में दिया हुआ है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इन द लोअर हाफ एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। पता जो है कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में और लेख के सामने की ओर दाहिनी हाथ में लिखा जाना चाहिए क्लियर मार्जिन एट लीस्ट 3 सेंटीमीटर एट द टॉप शुड बी लेफ्ट, ऊपर से कम 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर्स, जो पोस्ट टाउन लिखा जाएगा उसको अंडरलाइन भी किया जाता है और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। पिन कोड ऑफ द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड अबव, ये वाला क्या है? गलत है। पिन कोड जो भी लिखा जाएगा वो पोस्ट टाउन के नीचे लिखा जाता है, ना कि ऊपर लिखा जाता है। 24 की डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास ये एक डाक वस्तु है, एक डाक लेख है और इसके ऊपर आपने एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एड्रेस, जो भी एड्रेस ही रहेगा। कौन सा आ जाएगा? लोअर हाफ राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, जो डाक टिकट चिपकाए जाएंगे राइट हैंड टॉप कॉर्नर में चिपकाए जाएंगे, लेकिन साथ में क्या बोला गया है? ऊपर से कम आपने 3 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ देना, उसके नीचे डाक टिकट या जो भी इंडिकेशन देनी है वो देनी है। यहाँ पे आपको पता है सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा, तो इस तरह से बोला गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द एड्रेस इज ऑप्शनल। पते में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण वैकल्पिक है? नेम ऑफ द एड्रेसी, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर या फिर पिन कोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो आप पर्टिकुलर्स लिखते हैं एड्रेस के बारे में, उनमें मोबाइल नंबर जो है वो ऑप्शनल रहता है, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। पोस्ट ऑफिस इज इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स आर केप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जाता है? 5 आवर्स ओनली, 4 आवर्स ओनली, 3 आवर्स ओनली या फिर 8 आवर्स ओनली। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मैक्सिमम की बात की गई है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है तभी आंसर देना है। मैक्सिमम अधिकतम जो है 5 घंटों के लिए खुले रखे जाते हैं, मिनिमम होता तो कितना आना था? 4 आवर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस यूजुअली वी अटेंडेड टू। डाक घर की खिड़की पर पंजीकृत बीमित और वीपी लेखों की डिलीवरी और मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर कब किया जाता है? बिटवीन द आवर्स फिक्स्ड फॉर बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। संबंधित वर्गों की डाक वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के दौरान, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स या फिर आफ्टर द आवर्स फिक्स्ड फॉर बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, बीमित वस्तु है या मूल्यदेय लेख है, उसका वितरण अगर डाक घर की खिड़की पर किया जाना है तो कौन से समय के दौरान किया जाएगा? जो समय इन लेखों की बुकिंग के लिए निर्धारित किया गया है, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग के लिए मान लीजिए 9 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, और अगर किसी भी पंजीकृत लेख का वितरण आप डाक घर की खिड़की पर लेना चाहते हैं तो वो भी 9 और 3 बजे के बीच में लिया जा सकता है। यानी कि जो समय निर्धारित किया गया होगा इनकी बुकिंग के लिए, वही समय निर्धारित रहेगा इनकी विंडो डिलीवरी के लिए। तो 27 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी, बिटवीन द आवर्स फिक्स्ड फॉर बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है? अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। अन्य अपंजीकृत डाक की तुलना में अवैतनिक वस्तुओं को प्रेषण में अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। यानी कि जो अपंजीकृत वस्तुएं होती हैं उनके मामले में अवैतनिक वस्तुओं को कम सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि इनको सुरक्षा प्रदान ही नहीं की जाती। अपंजीकृत डाक को हालांकि थोड़ी बहुत सुरक्षा जरूर प्रदान की जाती है। अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग दी पोस्टेज ड्यू ऑन देम। अवैतनिक डाक वस्तुएं जो है उनके ऊपर देय डाक शुल्क की वसूली करने के लिए उनको रोका जा सकता है। बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है गलत कौन सा है? गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टैंप प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल, डिफरेंस कैन बी मेड गुड बाई। यदि उभरे हुए डाक टिकट वाली स्टेशनरी पर लगने वाला डाक खर्च
वस्तु पर छपे स्टैंप के मूल्य से अधिक है तो अंतर को निम्नलिखित कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले अफिक्सिंग एडिशनल रेवेन्यू स्टैंप्स ऑन दी रिक्वेसाइड वैल्यू। तो सबसे पहले अपेक्षित मूल्य के आप अतिरिक्त राजस्व टिकट उसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि रेवेन्यू स्टैंप्स का यूज हम कभी नहीं करते हैं पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए। अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैंप्स ऑफ द रिक्वेसाइड वैल्यू, अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन फॉर द रिक्वेसाइड वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, आप अतिरिक्त मूल्य के डाक टिकट उसके ऊपर लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक डाक वस्तु है, आपने भेजने के लिए यूज़ किया है, पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड किया जाने वाला एनवल्प यूज़ किया। अब उसके ऊपर क्या रहता है, 5 रुपए की पहले से ही डाक टिकट उभरी हुई होती है, आपने नहीं देखी, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर देख सकते हैं। तो ये 5 रुपए की डाक टिकट इसके ऊपर पहले से ही लगी रहती है। लेकिन मान लीजिए इस लेटर को पोस्ट करने के लिए आपको 10 रुपए चार्जेस का भुगतान करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 5 रुपए तो इसके ऊपर ऑलरेडी है। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 5 रुपए की एक और डाक टिकट चिपका सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी डिफरेंस रहेगा उसको पूरा कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, इसके लिए आप कैश का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैश देने के बाद भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसके ऊपर डाक टिकट चिपकाए जाते हैं। रजिस्टर्ड आपने करना है तब नहीं चिपकाए जाएंगे, तब कैश के माध्यम से चला जाएगा और ये 5 रुपए भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैंप्स ऑफ द रिक्वेसाइट वैल्यू, अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट 1 पोस्ट ऑफिस। पहला ही पॉइंट गलत है। प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है कम से कम 1 की लगी होनी चाहिए। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये कम से कम वाले जो 2 डाकघर होते हैं, एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगा, दूसरा ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होता है। पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स। नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए डाकघर कोई विशेष सावधानी नहीं बरतेगा। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑल आर्टिकल्स विच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्रेशर ऑफ स्टैंपिंग शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर्स। स्टैंपिंग के दबाव से ग्रस्त होने की संभावना वाले सभी लेखों को मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में स्टैंप जो है बहुत जोर से लगाई जाती है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कवर का यूज नहीं किया है तो एनवल्प जो फट जाएगा, सामग्री उसके अंदर जो भी आपने डाली होगी वो बाहर आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। ये वाला पॉइंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों पॉइंट आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जीके वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जीके वाले क्वेश्चंस का करने का मकसद यही होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, आपको पढ़ना क्या है जीके में उस चीज़ के बारे में थोड़ा पता चल जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2022 में एग्जाम हुआ है, तो 2022 के लिए जो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट था वही पूछा गया है कि व्हाट वाज इंडियाज मेडल्स टैली एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की मेडल टैली क्या थी, 31 की। सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी 61। Paika Rebellion of 1870 is an armed revolt against the British by the Paikas of Khurda in Odisha, who was the leader of the Paika विद्रोह। पाइका विद्रोह जो है उसका नेता कौन था, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बक्सी जगबंधु, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच आर्ट। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो किस कला से है, इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा हिंदुस्तान गायक। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ये तो दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू रेगुलर लेस देन 100% PMA डिलीवरी परफॉर्मेंस द पोस्ट मास्टर शुड लाउडली एंड वार्नड यू नोट टू रिपीट इन फ्यूचर व्हाट विल यू डू। नियमित रूप से 100% से कम PMA वितरण प्रदर्शन के कारण पोस्ट मास्टर जो आपके ऊपर जोर से चिल्लाया और आपको भविष्य में ऐसा ना दोहराने की चेतावनी दी, आप क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 34 का सी आ जाएगा। टेक इट एज अ चैलेंज एंड परफॉर्म विद डेडिकेशन टू अचीव 100% डिलीवरी। आप इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और 100% वितरण हासिल करने के लिए अपना पूरा समर्पण लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द एग्जामिनेशन हॉल यू फाइंड दैट द क्वेश्चन पेपर इज टू टफ टू बी आंसर्ड सेटिस्फैक्टरली बाई यू, वट विल यू डू। परीक्षा हॉल में आप पाते हैं कि आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर देने के लिए प्रश्न पत्र जो बहुत ज़्यादा कठिन है, आप क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्राई टू सॉल्व दी क्वेश्चंस एज मच एज यू नो विद अ कूल हेड। जितना हो सके ठंडे दिमाग से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और आप कर भी क्या सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंडिया इज दी
लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास? ये ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा? भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या फिर देवप्रयाग। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में आपस में आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? नागरिकता के विवरण का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू whom इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को करेगा? और लास्ट क्वेश्चन है जीके का, जेरेमी लाल रिनुंगा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो ये जो महानुभव यहाँ पे दिए हुए हैं किस खेल से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर आपके पास से आ जाएगा वेट लिफ्टिंग से। आगे चलते हैं, आगे आपके पास पोस्टमैन के लिए पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? में से कौन सा गलत है? हेड पोस्टमैन मे बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू मेजर कंप्लेंट। सबसे पहले बोला गया बड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए प्रधान डाकिया को नियुक्त किया जा सकता है। पहला ही पॉइंट गलत है, क्योंकि प्रधान डाकिये को नियुक्त किया जा सकता है शिकायतों की जांच करने के लिए, लेकिन कौन सी शिकायतें? छोटी मोटी शिकायतें, ठीक है, माइनर कंप्लेंट्स के लिए। हेड पोस्टमैन में भी एम्प्लॉयड टू वेरीफाई पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर के भुगतान को सत्यापित करने के लिए प्रधान पोस्टमैन को नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। हेड पोस्टमैन में भी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स, डाकियों और लेटर बॉक्स परिचारकों के काम की जांच करने के लिए प्रधान डाकिया को नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है गलत कौन सा है? ए ऑप्शन जो है ये गलत है, तो इसी का सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें जो प्रधान डाकिया होता है माइनर कंप्लेंट्स के बारे में जांच कर सकता है, लेकिन मेजर कंप्लेंट्स के बारे में नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल 107 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो थ्रोली। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के नियम 107 के अनुसार पोस्टमैन से अच्छी तरह से जानने की अपेक्षा की जाती है। इनके जो डाकिये होते हैं उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि उन्हें कौन सी चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए? रेट्स ऑफ इनलैंड पोस्टेज, अंतर्देशीय डाक की दरें, कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर्स, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में डाकिया को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इस चीज़ की उससे उम्मीद की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। According to Postal Manual Volume 6 Part 3, which of the following is incorrect? Postal Manual Volume 6 Part 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यानी postman proceeds on his beat, he should carry small stock of forms relating to VP system। जब एक डाकिया अपनी गश्त में बढ़ता है तो उसे VP प्रणाली से संबंधित फॉर्मों का छोटा सा स्टॉक अपने साथ रखना चाहिए। Superintendent will fix the amount in stamps to be issued to each postman। अधीक्षक प्रत्येक डाकिया को जारी किए जाने वाले टिकटों में राशि तय करता है, यानी कि प्रत्येक डाकिये को कितने डाक टिकट दिए जाएंगे या कितने मनी ऑर्डर फॉर्म्स दिए जाएंगे, इस चीज का निर्धारण जो है सुपरिटेंडेंट करेगा। हमें क्या बताना है गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी, क्योंकि ये निर्धारण जो है वो पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है, ना कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा। आगे चलते हैं, फॉरम MS-27 इज, फॉरम MS-27 जो है ये क्या है? पोस्टमैन बुक जो होती है फॉरम MS-27 के ऊपर बनाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एड्रेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू पोस्ट मास्टर एज। यदि प्राप्तकर्ता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त ना की जा सके तो लेख पोस्ट मास्टर को कैसे वापस किया जाना चाहिए? रिफ्यूज्ड, अनक्लेम्ड, इंक्वायरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मान लीजिए एक डाकिये को एक रजिस्टर्ड आर्टिकल पंजीकृत वस्तु वितरित करने के लिए दी जाती है, लेकिन डाकिया जब लेख पर दिए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पे प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, उसने अपना पता परिवर्तित कर लिया। तो डाकिया क्या क्या फर्ज बनता है? वो सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ करेगा, और अगर उसके नए पते के बारे में पता चल जाता है और नया पता उसी डाकिये की गश्त के भीतर है तो वो नए पते पर जाकर उसका वितरण करेगा। अगर नया पता किसी अन्य डाकिये की गश्त के भीतर है या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के वितरण क्षेत्र के भीतर है तो डाकिया उस डाक वस्तु के ऊपर नए एड्रेस को नोट कर लेगा, वापिस डाकघर में आकर उसको रिडायरेक्शन के लिए दे देगा या दूसरे डाकिये को वितरित करने के लिए उसे सौंपा जाएगा। लेकिन प्राप्तकर्ता के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उस डाक वस्तु को कैसे माना जाएगा? लावारिस के रूप में माना जाएगा, अनक्लेम्ड के रूप में माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
फॉरम M42 इज, फॉरम M42 जो है वो क्या है, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शंस, परिवहन अनुभागों के लिए डाक सार, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेज, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल एंड ट्रांजिट सेक्शंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन। क्या एक M42 हो जाएगा, एक M43 होता है। M42 की बात करें तो ये भी डाक सार है, M43 की बात करें ये भी डाक सार होता है, लेकिन M42 जो है वो परिवहन अनुभाग के लिए डाक सार होता है, और वहीं पे M43 की बात करें तो डाक कार्यालय के लिए डाक सार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, डाक सार को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या फिर 5। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेल्स, और दूसरे की बात करें बैग्स। ठीक है, इस तरह से इनको बांटा जाता है। आगे फिर से इनको बांटा जाता है रिसिप्ट्स, और दूसरी साइड क्या आ जाता है, डिस्पैचेस आ जाता है, उनमें कौन कौन से विवरण होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, who may enter the mail van of a section for opening or closing a case transit bags prescribed in the due mail list। देय डाक सूची में निर्धारित केस ट्रांजिट बैग को खोलने या बंद करने के लिए एक अनुभाग की मेल वैन में कौन प्रवेश कर सकता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल एजेंट, एनी अदर ऑफिशियल ऑफ ए मेल ऑफिस, या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट और एनी अदर ऑफिशियल ऑफ ए मेल ऑफिस। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। या तो प्रधान छंटाई सहायक जाएगा, या मेल एजेंट जाएगा, या फिर डाक कार्यालय का अन्य कोई अधिकृत ऑफिशियल या अधिकारी जाएगा। तो मेल सूची में, देय मेल सूची में अगर कटघरा, पारवन, थैला खोलना या बंद करना हो तो उसमें कौन जाता है, सेक्शन की जो मेल वैन होती है, प्रधान छंटाई सहायक, मेल एजेंट या फिर डाक कार्यालय का कोई अन्य अधिकारी जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 डील्स विद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का निम्नलिखित में से कौन सा नियम मेल गार्ड और मेल एजेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, रूल नंबर 105। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु शुड एग्जामाइन द फिटिंग्स, लैंप्स एक्सेट्रा ऑफ द बैंड टू सी दैट नथिंग हैज बीन डैमेज्ड और लॉस्ट। तो किसे बैंड की फिटिंग, लैंप इत्यादि की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि कुछ भी क्षतिग्रस्त या गुम तो नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। मेल एजेंट या मेल गार्ड का यह कर्तव्य बनता है कि बैंड छोड़ने से पहले बैंड की फिटिंग और लैंप इत्यादि की जांच जरूर करें ताकि ये देखा जा सके कि कोई भी वस्तु क्षतिग्रस्त ना हुई हो या फिर उनमें से कोई भी चीज़ गुम ना हो। If any unnecessary delay occurs in the payment by the address or addressee of the charges recoverable on an article, the postman is authorized to। यदि किसी लेख पर वसूली योग्य शुल्क के भुगतान में प्राप्तकर्ता अनावश्यक देरी करता है तो डाकिया जो किसके लिए अधिकृत होगा, टेक द आर्टिकल बैक टू द पोस्ट ऑफिस, लेख जो वापस डाक घर को ले जाएगा, डिलीवर द आर्टिकल विदाउट पेमेंट, डिलीवर द आर्टिकल टू अनदर पर्सन हु गिव्स पेमेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब फिर से वही सेम क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए डाकिया गश्त में जाता है किसी ऐसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जिसके लिए कोई भी पोस्टेज चार्जेस पोस्ट ऑफिस के द्वारा रिकवर किए जाने हो। मान लीजिए वो पोस्टेज चार्जेस हैं या कस्टम ड्यूटी है, किसी भी तरह का शुल्क जो वसूल किया था ने। अब जब प्राप्तकर्ता को वो डाक वस्तु दिखाई जाती है तो प्राप्तकर्ता उस डाक वस्तु के लिए ड्यू चार्जेस का भुगतान करने में अनावश्यक देरी करता है, अननेसेसरी डिले करता है, तो डाकिया इस चीज़ के लिए अधिकृत है कि वो उस डाक वस्तु को वापस डाक घर ले जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेक द आर्टिकल बैक टू द पोस्ट ऑफिस। If the addressee refused to sign an acknowledgement but merely signs the receipt, then यदि प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से मना करता है लेकिन केवल रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करता है तो क्या किया जाएगा। फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। डाकिया मान लीजिए गश्त में जाता है किसी ऐसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जो पंजीकृत है और साथ में उसके एक्नोलेजमेंट भी लगी हुई है। अब प्राप्तकर्ता को जब उस डाक वस्तु का वितरण किया जाता है, प्राप्तकर्ता रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है लेकिन एक्नोलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो क्या किया जाएगा, डाकिया उस डाक वस्तु का वितरण करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड, लेख का वितरण किया जाना चाहिए। रिमार्क रिगार्डिंग द रिफ्यूजल शुड बी रिटन ऑन द एक्नोलेजमेंट, पावती पर अस्वीकृति के संबंध में टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। एक चीज ध्यान में रखनी है, रिसिप्ट के ऊपर अगर वो हस्ताक्षर करने से मना करेगा डाक वस्तु का वितरण नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एक्नोलेजमेंट के ऊपर वो हस्ताक्षर करने से मना करता है और रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करता है
तभी उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्या होता है, अस्वीकृति के संबंध में रिमार्क लिखा जाएगा, पोस्ट मास्टर के द्वारा अटेस्टेशन के बाद उसे सेंडर को भेज दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। If a registered article of the latter mail is delivered to an illiterate addressee, his seal or other mark should be taken on the receipt and acknowledgement and attested by the। यदि पत्र डाक का एक पंजीकृत लेख एक निरक्षर प्राप्तकर्ता को, निरक्षर कौन हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस प्राप्तकर्ता को दिया जाता है तो उसकी मुहर या अन्य निशान रसीद और पावती पर लिया जाना चाहिए और निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, नेवर या फिर नोट रिक्वायर्ड। और फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है जिसका वितरण करने के लिए डाकिया गश्त में जाता है। अब वो देखता है कि प्राप्तकर्ता जो है वो अनपढ़ है, क्योंकि उसे रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए, अगर साथ में एक्नॉलेजमेंट है तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन अब प्राप्तकर्ता अनपढ़ है तो वो हस्ताक्षर कैसे करेगा, वो तो अंगूठे का निशान लगा सकता है। तो यहाँ पे डाकिया क्या करेगा, प्राप्तकर्ता के रसीद और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर अंगूठे का निशान लेगा, या फिर उसने कोई भी प्राइवेट मोहर या सील बनवा रखी है तो उसकी इंप्रेशन रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लेगा और उसको स्वयं प्रमाणित करेगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 का आपके पास ए आ जाएगा, पोस्टमैन के द्वारा स्वयं उसके अंगूठे के निशान को, मोहर या फिर सील के इंप्रेशन को सत्यापित किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में क्या किया जाएगा, जब माइनर को भेजे जाते हैं तब क्या किया जाएगा, मनी ऑर्डर की बात करें तब क्या किया जाएगा, ठीक है, और प्रदानशील वुमन को किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, कौन सत्यापित करेगा, सारी चीजें आपने कर लेनी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एन इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ माइनर शुड ऑलवेज बी डिलीवर्ड। ठीक है, वहीं पे आगे क्वेश्चन आ गया है कि अवयस्क को संबोधित एक बीमित वस्तु हमेशा वितरित की जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने क्या, रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है अनपढ़ व्यक्ति को दिया जाना है, तो कैसे दिया जाएगा, पोस्टमैन जो है उसके अंगूठे के निशान को, सील को या मोहर के निशान को सत्यापित करेगा। लेकिन अगर एक बीमित वस्तु इंश्योर्ड आर्टिकल किसी अवयस्क को, नाबालिग को दिया जाना है तो वो कैसे दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, अगर माइनर के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा गया है तो उसका वितरण जो है वो माइनर को ही किया जाएगा, अवयस्क को किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा, तो जिसके पास वो माइनर रहता है, ठीक है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके गार्डियन हो, अभिभावक हो, उनकी उपस्थिति में ही वो डाक वस्तु अवयस्क को दी जाएगी। अब दूसरी चीज क्या की जाएगी, डाकिया, क्योंकि इंश्योर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट दोनों के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए, एक्नॉलेजमेंट क्योंकि इसमें कंपलसरी होती है। अब यहाँ पे डाकिया क्या करेगा, रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर माइनर के हस्ताक्षर लेगा। अगर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में लिया जाएगा, जिसकी देखरेख में वो समय रहता है, और फिर उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी देखरेख में माइनर रहता है उसके हस्ताक्षर के माध्यम से रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लिए गए माइनर के अंगूठे के निशान को या हस्ताक्षर को सत्यापित करवाया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन हुज केयर ही मे बी लिविंग एट दैट टाइम एंड आफ्टर हिज सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट हैज बीन अटेस्टेड बाय दैट पर्सन। उसे उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसकी देख रेख में वह उस समय रह रहा हो, रसीद और पावती पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा, और प्राप्तकर्ता जो भी होगा जिसकी प्रेजेंस में वो रहता है उस व्यक्ति के द्वारा उसके अंगूठे के निशान को सत्यापित करवाया जाएगा। विलेज पोस्टमैन आर अंडर द इमीडिएट कंट्रोल एंड ऑर्डर ऑफ द ग्राम डाकिये जो वो किसके तत्काल नियंत्रण और आदेश के अधीन होते हैं। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, पोस्ट मास्टर। Insurance seal must always remains in the possession of the who is responsible for its safe custody। बीमा सील जो होती है हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक। Portfolio will always remain in the personal custody of the who will be responsible for its safety। पोर्टफोलियो हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा, जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, प्रधान छंटाई सहायक या फिर मेल गार्ड की अभिरक्षा में रहता है पोर्टफोलियो, और इसकी सुरक्षा में सक्षम बनाने के लिए उनको ताला और चाबी भी दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टेशनरी रेट लिस्ट इशूड बाय द shows the quantity or number of the articles of stationery to be supplies to each set of every section and mail office in the division किसके द्वारा जारी की गई लेखन सामग्री की दर सूची मंडल के प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली लेखन सामग्री की मात्रा और संख्या को दर्शाती है। सुपरिटेंडेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट अधीक्षक के द्वारा स्टेशनरी दर सूची जो जारी की जाती है। और स्टेशनरी दर सूची में क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं? मंडल में जितने भी अनुभाग या डाक कार्यालय होते हैं उनके प्रत्येक सेट को कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में स्टेशनरी के लेख प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगी। फॉरम MS83 क्या होती है? तो जिसमें प्रधान छंटाई सहायक रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? MS83 कहा जाता है। तो 19th की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। दैनिक रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई जाती है। डेली रिपोर्ट शुड बी रिटन बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम द ऑफ द सेट। दैनिक रिपोर्ट जो है सेट की प्रधान छंटाई सहायक द्वारा लिखी जानी चाहिए। कहाँ से लिखी जाती है? ऑर्डर बुक से, रफ नोटबुक से, एरर बुक से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो सेट की रफ नोटबुक्स होती है वहां से दैनिक रिपोर्ट प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा लिखी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत वस्तुओं के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आर्टिकल्स विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग। लेख जो है वो प्राप्तकर्ता को या लिखित में अधिकृत उसके एजेंट को वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है। आर्टिकल्स विल बी डिलीवर्ड ऑन रिसिप्ट और साइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद ही लेख का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिकल शैल बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 days if addressee is not found at the address given। यदि प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिलता है, लेख 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए डाक घर में रोक कर रखे जाएंगे, जो कि गलत पॉइंट है। रिमार्क, refused will be recorded on the article if addressee fails to take delivery after requesting for detention। यदि प्रेषक रोकने के लिए अनुरोध करने के बाद भी डिलीवरी लेने में विफल रहता है तो लेख पर अस्वीकार टिप्पणी दर्ज की जाएगी। गलत कौन सा आ जाएगा? सी जो है गलत आ जाएगा। किसी भी डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है तो उस डाक वस्तु को अगर वो रजिस्टर्ड है तो 7 दिनों की अवधि के लिए डाक घर में रोक कर रखा जाता है। अब दूसरी यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को समझेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए डाकिया चाहता है, लेकिन वो प्राप्तकर्ता को जब प्रस्तुत करता है, प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करने से इनकार कर देता है, लेकिन वो लिखित में डाक घर में उस डाक वस्तु को रोकने के लिए आवेदन करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल 7 दिनों की अवधि होती है किसी भी डाक वस्तु को रोक कर रखने की, उसके बाद फिर अगले 7 दिनों के लिए भी उस डाक वस्तु को रोक कर रखा जाएगा। अब 7 दिनों के बाद अगले जो 7 दिन होंगे उनके भीतर भी प्राप्तकर्ता अगर उस डाक वस्तु का वितरण लेने में विफल रहता है तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु के ऊपर रिफ्यूज्ड लिख के उसको वापस प्रेषक को भेजा जाता है, ऑफिस और पोस्टिंग को भेजा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। अ पार्सल बेइंग अबव इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो। वजन में कितने से अधिक वजन का पार्सल केवल पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही वितरित किया जाएगा? 5 kg, 10 kg, 2 kg या 4 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10 kg से अधिक वजन का कोई भी पार्सल होगा उसका वितरण केवल डाक घर की खिड़की पर किया जाएगा। 10 kg से कम वजन का कोई भी पार्सल होगा एक बार उसको वितरण के लिए जारी किया जाता है। पहली बार अगर डाकिए के माध्यम से उसका वितरण हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बार उसको वितरण के लिए जारी नहीं किया जाएगा। उसका वितरण जो है वो भी डाक घर की खिड़की पर किया जाएगा। An article insured for any sum not exceeding rupees will be delivered in the ordinary manner। यदि कोई लेख कितने रुपए से अधिक के लिए बीमित नहीं है तो उसका सामान्य तरीके से वितरण किया जाएगा। वीपी के लिए, इंश्योर्ड के लिए, कस्टम ड्यू आर्टिकल्स के लिए कैसे रहेगा? सबसे पहले वीपी की बात करते हैं। वीपी आर्टिकल अगर 100 रुपये से अधिक के लिए उसको वीपी के रूप में भेजा गया है तो विंडो डिलीवरी 100 रुपये से कम के लिए भेजा गया है पोस्टमैन के माध्यम से सामान्य तरीके से वितरण। वहीं पर अगर हम बात करें इंश्योर्ड की, इंश्योर्ड यानी कि बीमित की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है, अगर 500 रुपीज़ तक के लिए उसको इंश्योर किया गया है नॉर्मल डिलीवरी
पोस्टमैन के माध्यम से 500 रुपये से अधिक के लिए इंश्योरेंस उसकी की गई है, तो उसका वितरण जो कैसे किया जाएगा, डाकघर की खिड़की पर किया जाता है। उसी तरह से बात करेंगे कस्टम ड्यू आर्टिकल्स के बारे में, जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है रिकवर की जानी है, अगर तो 50 रुपये से अधिक रिकवर की जानी है, पोस्ट ऑफिस विंडो पर वितरण हो जाएगा। कम की जानी है तो ऑर्डिनरी मैनर में डाकिए के माध्यम से वितरण किया जाएगा। इन शॉर्ट आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट to post office if he doesn't want to take delivery of it. In this case the word refused will be written by the postman across the cover. सबसे पहले बोला गया है प्राप्तकर्ता किसी भी डाक वस्तु के ऊपर ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है अगर वो उस डाक वस्तु का वितरण नहीं लेना चाहता, और ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु के ऊपर रिफ्यूज लिखा जाता है और प्रेषक उसे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उस डाक वस्तु का वितरण लेना चाहता है तो उसे ड्यू चार्जेस का भुगतान करना ही होगा। When a person takes delivery of an article on which any sum is due to post office he must pay the amount marked on it. दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी डाक वस्तु का वितरण लेता है जिस पर डाकघर को कोई भी राशि का भुगतान किया जाना है तो उस पर अंकित राशि का भुगतान उसे करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगी। दोनों ही पॉइंट सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इफ अ पोस्टल आर्टिकल और नोटिस ऑफ अराइवल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस इट विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। यदि कोई डाक वस्तु या उसके आगमन की सूचना एक बार डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को दे दी गई है तो उसे उसके पते पर कहीं और पुनः निर्देशित या कहीं और उसके लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। एक डाक वस्तु को पारगमन के दौरान रोका जा सकता है, उसका पुनर्निर्देशन किया जा सकता है। हमें क्या बताना है, गलत कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये वाला गलत है। एक डाक वस्तु को कभी भी पारगमन के दौरान ना तो रोका जा सकता है और ना ही उसका पुनर्निर्देशन किया जा सकता है। रोकना या पुनर्निर्देशन का काम ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा किया जाएगा, गंतव्य कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये था आपके पास उड़ीसा सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, पीएसए के लिए, पोस्टमैन या फिर एमटीएस के लिए, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।